Hello students, in continuation with the plant breeding chapter, now we will study the plant breeding for disease resistance. All of you know that different pathogens, they act upon the crop plants and they cause the diseases, so the yield of the crop plants has been greatly reduced. So fungal, viral and bacterial pathogens, they affect the cultivated yields or yields of the cultivated crops, so particularly in the tropical climate. So the crop losses up to 20 to 30%. So breeding and development of cultivars resistant to disease enhance the production. अगर हम न्यू वेराइटी प्रोडक्शन करेंगे क्रॉप प्लांट का जो अपने आप डिजीज रेजिस्टेंस होगा, तो ये सारे पैथोजेंस वो अफेक्ट नहीं कर पाएंगे क्रॉप को. क्रॉप इटसेल्फ, वो जो वेराइटी होगा, न्यू वेरिएंट होगा और न्यू कल्टीवर होगा, वो खुद ब खुद अपने आप डिजीज रेजिस्टेंस होगा एंड पैथोजेंस उसके ऊपर अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्रॉप जो लॉसेस होता है वो सेव हो जाएगा, तो यील्ड इंक्रीज होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? So if the crops are made disease resistant, if the crops are made disease resistance, अगर क्रॉप्स को डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, अगर क्रॉप्स डिजीज रेजिस्टेंट अपने आप हो जाएगा, तो फूड प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड. सो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड. और पैथोजन को रोकने के लिए जो फंगिसाइड, पेस्टिसाइड जो हम अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी अगर क्रॉप प्लांट्स आर मेड डिजीज रेजिस्टेंस. Then the crop yield or food production is increased and use of fungicides and bactericides would be reduced. Use of fungicides and bactericides will be reduced. तो रेजिस्टेंस जो होस्ट प्लांट में जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जो कि रोकता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस को, वो किस लिए होता है? उसका जेनेटिक कैपेबिलिटी के कारण होती है. उसका जो जेनेटिक मेकअप है और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है, होस्ट प्लांट की रेजिस्टेंस है, दैट डिपेंड अपॉन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स or constitution of the host plant. So resistance of the host plants is the ability to prevent the pathogen. So एक होस्ट प्लांट का रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? तो होस्ट प्लांट सक्षम होता है, उसका एबिलिटी होती है कि वो प्रिवेंट कर सकता है, प्रिवेंट द पैथोजेन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज, प्रिवेंट द पैथोजेंस फ्रॉम कॉजिंग डिजीजेस. और इसका जो एबिलिटी है जो कि प्रिवेंट करता है पैथोजेन को,
This is mainly determined by genetic constitution of the host plant. So determined by the genetic constitution of the host plant. जो होस्ट प्लांट में क्या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो होस्ट प्लांट किस तरीके से रेजिस्टेंस बनेगा. सो द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये इसकी जानकारी भी जरूरी है. सो ऑल्सो इट इज एसेंशियल टू नो व्हिच ऑर्गेनिज्म कॉज व्हिच टाइप ऑफ डिजीज. तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है जो कि डिजीज करता है और उसका स्प्रेडिंग कैसे होता है, हाउ दैट डिजीज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जरूरी है. सो इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज करते हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना नेसेसरी है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट causative organisms. It is important to know about causative organisms and the mode of transmission. So बहुत सारे फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस है जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज कॉज करते हैं. Now give some examples. So what are the disease causing organisms? Causative organisms क्या क्या है and how the mode of transmission takes place. So we'll give the certain examples. आपके एनसीईआरटी बुक्स में कुछ एग्जांपल्स दिया है. You have to follow those examples कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा टाइप का डिजीज करता है. So some of the examples of the diseases, plant diseases. सो डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन होने से उसको कैसे रेजिस्टेंस होगा, उसका हम प्लांट को रेजिस्टेंस बना पाएंगे. अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा देन द डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. सो सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई क्या है, रस्ट डिजीज है, दैट इज कॉल्ड एज brown rust of wheat, red rust of sugarcane, red blight of potato, so brown rust of wheat ये फंगल डिजीज है. रेड रॉट ऑफ सुगरकेन. सो फंगाई चैप्टर में हमने ये सब स्टडी कर चुके हैं. Lead blight of potato, lead blight of potato. So जो brown rust of wheat है, brown rust of wheat, that is caused by toxinia. Red rot of sugarcane, that is caused by Colletotrichum falcatum, and the lead blight of potato by Alternaria solani. So different. So all these are fungal diseases.
and some of the bacterial diseases are also there. कुछ बैक्टीरियल भी डिजीज है, जैसे ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स. So black rot of crucifers are the bacterial disease. Black rot of crucifers. और कुछ वायरल डिजीज भी है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगाई, बैक्टीरिया एंड वायरस. Some of the viral diseases are also given here: tobacco mosaic and turnip mosaic. Tobacco mosaic and turnip mosaic. So it is mosaic disease caused by virus. Okay, tobacco mosaic disease. All of you know that it's the common virus, tobacco mosaic virus, TMV, the first virus which was discovered. Another is the turnip mosaic. So these viruses cause the mosaic disease in the leaves, the spots, different kinds of spots over the leaf surface. That's why it is called the mosaic disease. And these are viral diseases. Then methods क्या है? Now let's study the methods of breeding for disease resistance. So study methods of breeding for disease resistance. Methods of breeding for disease resistance. So प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का कौन सा मेथड चाहिए? तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग टू क्रिएट द डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स? सो कन्वेंशनल ब्रीडिंग भी किया जाता है. कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन. So conventional method of breeding. So conventional method तो जो कि बहुत सारे पुराने मेथड है, जिसको हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, that is conventional method. This method by hybridization and artificial selection. Another method is also there. So this is conventional method. So conventional method में क्या किया जाएगा? Conventional method मतलब conventional breeding techniques. It is by hybridization and the selection. So इसका मतलब क्या है? The steps are essentially identical for breeding for any other agronomic character such as high yield. जैसे कि आपको मालूम है कि हाई यील्ड वाला वैरायटी पाने के लिए जिस टाइप का स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, उसी स्टेप्स, सेम स्टेप्स आर अप्लाइड फॉर आल्सो प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी. सो मेन स्टेप्स क्या है? जैसे कि आपको मालूम है कि पहले तो जर्म प्लाज्म को कलेक्शन किया जाएगा, स्किनिंग द जर्म प्लाज्म. सो सीक्वेंशियल स्टेप है स्किनिंग द जर्म प्लाज्म for resistant sources, hybridization of selected parents. So what are the steps? Conventional method में steps क्या है? जो steps हम अप्लाई करते हैं
अदर कैरेक्टर के लिए, जैसे कि हाई यील्ड के लिए एंड ऑल्सो फॉर टॉलरेंस टू द एनवायरमेंट, जिस डिफरेंट एग्रोनॉमिक ट्रेट्स को डेवलप करने के लिए और इसका वेराइटी निकालने के लिए जिस टाइप का स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी सेम टाइप का स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। तो स्टेप्स क्या क्या सब स्टेप्स है? तो स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेस। तो नंबर 1 है स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म for resistance sources. स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म, इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म। पहले जर्मप्लाज्म को ढूंढना है कि कहां पर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में कौन सा वैरायटी में वो जीन है जो कि डिजीज रेजिस्टेंस करने वाला जीन। सो रेजिस्टेंस सोर्स को पहले हम सिलेक्ट करेंगे। That is called screening germplasm for disease resistant sources. Number 2 is hybridization of selected parents. Hybridization of selected parents. पहले germplasm स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद उसमें से parents को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। हाइब्रिडेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। हाइब्रिडेशन होने के बाद जो प्रोजेनिस आएंगे, प्रोजेनी मतलब जो हाइब्रिड्स बनेंगे, उसको फिर सिलेक्शन किया जाएगा और इवोल्यूशन किया जाएगा। सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड्स। नंबर 3 है सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड्स। जो हाइब्रिड वैरायटी है उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड्स। एंड द लास्ट वन इज टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज और न्यू कल्टीवर्स। टेस्टिंग एंड रिलीज of new varieties. So जो स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं कॉमन प्रोसीजर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, सेम स्टेप्स आर आल्सो बीइंग अप्लाइड हियर फॉर ऑब्टेनिंग द न्यू वैरायटी फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड। अनदर मेथड इज देयर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज म्यूटेशनल ब्रीडिंग। सो उसका कुछ हम एग्जांपल देखिए। कन्वेंशनल मेथड जो है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन किया जाएगा, दीज आर द स्टेप्स ऑफ द कन्वेंशनल मेथड। ये मेथड अप्लाई करके कुछ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड। सो विल गिव द एग्जांपल ऑफ those plants which have been obtained by conventional method. So now we'll give some examples. Okay. Some of the released crop varieties by hybridization and selection for disease resistant to fungal, bacterial and viral disease. So we'll give some examples of disease resistance varieties. Disease resistance varieties by
conventional method, yeah, by hybridization and selection. Some of the released crop varieties bred by hybridization and selection for disease resistance. So examples of disease resistant varieties by conventional method, that is by hybridization selection. So it has been given in the NCERT. एक टेबल फॉर्म में दिया है, टेबल 9.1 में. So क्रॉप क्या है, वेराइटी क्या है, एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज क्या है. So crop, यानी द वेराइटीज, कौन सा क्रॉप का उसका वेराइटी का नाम क्या है, एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज, कौन सा डिजीज को वो रेजिस्ट करता है. सो रेजिस्टेंस टू डिजीजेस. तो नंबर 1 इज कुछ व्हीट वेराइटी है. तो व्हीट का है हिमगिरी वेराइटी, उसका नाम है, क्रॉप का नाम है व्हीट, और उसका जो वेराइटी का नाम, जो वेराइटी ऑब्टेन हुआ है बाय हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन, उसका नाम है हिमगिरी, एंड दैट इज रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्ट्रिप रॉस्ट, लीफ एंड स्ट्राइप रॉस्ट एंड हिल बॉट. Leaf and stripe rust disease, another disease also heel-borne disease. So ये जो वेराइटी है व्हीट क्रॉप का, वेराइटी हिमगिरी इसका नाम है, वो 2 डिजीज को रोकता है, दैट इज रेजिस्टेंस टू these 2 diseases. So leaf and stripe rust, another is heel-borne disease. Next example is brassica. जो ब्रासिका प्लांट है, जो क्रॉप प्लांट है, ब्रासिका, उसका जो वेराइटी है उसका नाम है पूसा स्वर्णिम. इट इज कॉल्ड एज पूसा स्वर्णिम, और इसका ऑल्सो भी नाम है करण राय. पूसा स्वर्णिम का अनदर नेम है करण राय. These names have been given by scientists. The variety name पूसा स्वर्णिम. और ये किसको रोकता है, ये व्हाइट रस्ट डिजीज को रेजिस्टेंस है. व्हाइट रस्ट डिजीज, इसका मतलब व्हाइट रस्ट डिजीज वो ब्रासिका की पूसा स्वर्णिम प्लांट में नहीं होगा वो डिजीज, because Pusa swarnim variety of brassica is resistant to this disease, white rust disease. जैसे कि leaf and stripe rust and heel bond, ये 2 डिजीज नहीं हो सकता हिमगिरी में. वैरायटी जो है व्हीट का हिमगिरी, उसमें ये 2 डिजीज नहीं हो सकता. So हिमगिरी is resistant for these 2 diseases. Likewise, Pusa swarnim is resistant for white rust disease. Next है cauliflower plant का नंबर 3, कॉलीफ्लावर. जो फूल गोभी होता है ना कॉलीफ्लावर, उसका भी 2 वेराइटी, एक है पूसा शुभ्रा और दूसरा है पूसा स्नोबॉल K1. इसमें 2 वेराइटी है, पूसा शुभ्रा एंड नेक्स्ट इज पूसा स्नोबॉल K1. ये तो 2 वेराइटी है, 2 varieties of cauliflower. One is Pusa subra and this Pusa snowball K1. These 2 varieties that is resistant to 2 diseases. एक है black rot disease, another is caul blight black rot. 2 diseases, it can check 2 diseases. One is black rot, and this another disease is, one is the black rot, another is caul blight black rot.
called blight, black rot. So these two varieties of cauliflower are resistant to the two diseases, that is black rot and called blight, black rot. Next we go to cowpea. Cowpea का जो variety है उसका नाम है Pusa कोमल. Number 4 is the cowpea, जिसका नाम है Pusa कोमल, the variety. The Pusa कोमल variety of cowpea, it is resistant to bacterial blight disease. So bacterial blight. And the number 5 one is the crop is chili and the variety name is Pusa Sadabahar. Chili and Pusa Sadabahar. Name of the crop is chili and the name of the variety is Pusa Sadabahar. So ये रेजिस्टेंट है कौन सा डिजीज को? एक चिली मोजाइक वायरस को रेजिस्टेंट है. इट इज रेजिस्टेंट टू चिली मोजाइक वायरस, जो कि मोजाइक डिजीज करता है चिली प्लांट में, तो उसको ये रेजिस्टेंट है, चिली मोजाइक वायरस. दूसरा इज टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल. टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल. So, Pusa Sadabahar variety of chili plant, it is made resistant to 3 diseases, that is chili mosaic virus, tobacco mosaic virus and leaf curl virus. So, ये जो सब variety का example दिया गया है, ये सब जो varieties है, this variety are made resistant by plant breeding technique. So these become resistant to these kinds of diseases. So ये तो हो गया conventional method का examples है. Another method is also there, that is called mutational breeding. So conventional method में जो genes already है population में, disease resistance वाला genes, उसको explore किया जाएगा, उसको select किया जाएगा, उसमें हाइब्रिडाइज करके दूसरा वैरायटी निकाला जाएगा. लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंस वाला जो वैरायटी है, वो जो जीन है, वो अगर पॉपुलेशन में नहीं होगा तो फिर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम बाय कन्वेंशनल मेथड इज नॉट पॉसिबल. तो उसमें क्या किया जाएगा? तो म्यूटेशन करके कुछ कैरेक्टर को उसमें क्रिएट किया जाएगा, एंड दैट इज नोन एज म्यूटेशनल ब्रीडिंग. So breeding caused by induced mutation. So what is the drawback of conventional breeding? So conventional breeding में कुछ ड्रॉबैक है, इसके कारण म्यूटेशनल ब्रीडिंग किया जाता है. So क्या सब ड्रॉबैक है conventional breeding में? What are the drawbacks in the conventional breeding?
So conventional breeding is often sometimes constrained due to availability of limited number of disease resistance genes. जो कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग है वो कंस्ट्रेन हो जाती है समटाइम्स ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ number of disease resistance genes, due to limited availability of disease resistance genes. तो जो डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स होता है उसका अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग समटाइम्स बिकम कंस्ट्रेंट. तो वेरियस क्रॉप वेराइटीज में जो प्रेजेंट होता है वो अगर लिमिटेड अमाउंट में होगा तो उसको फिर कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोसीजर स्लो हो जाएगी. तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट्स थ्रू डाइवर्स मीन्स. तो इसका ये जो ड्रॉबैक है इसका सॉल्यूशन क्या है, ये इशू का कैसे हम सॉल्व करेंगे? अगर कन्वेंशनल ब्रीडिंग लिमिटेड हो जाएगा क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ जीन्स के कारण, तो उसमें इंड्यूसिंग म्यूटेशंस इन प्लांट्स थ्रू डिफरेंट वेज that leads to desirable genes being identified. So inducing mutations in plants, it sometimes leads to desirable genes being identified. So inducing mutations in plants sometimes leads to desirable genes. Leads to desirable genes being identified. So mutations इंड्यूस करके भी हम sometimes डिजायरेबल जीन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वंस वो प्लांट को डिटेक्ट हो गया, प्लांट्स हैविंग दिस डिजायरेबल कैरेक्टर्स, प्लांट्स हैविंग द डिजायरेबल कैरेक्टर्स, जो प्लांट को हमने म्यूटेशन किए थे इसमें डिजायरेबल कैरेक्टर हम जो चाहते हैं वो कैरेक्टर में आइडेंटिफाई अगर हो गया, उसी प्लांट को उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा. So plants having these desirable characters can either be multiplied. Plants having these desirable characters can then be either multiplied directly उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, और
or can be used in breeding. लेकिन पहले वो डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर यहाँ पर लिमिटेड है, ये ड्रॉबैक में हमने दिखाया, और लिमिटेड है तो इंड्यूसिंग म्यूटेशन करके भी वो जीन को क्रिएट किया जा सकता है, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वंस प्लांट में आइडेंटिफाई हो गया, जो प्लांट में वो आइडेंटिफाई हुआ, जो प्लांट में वो डिजायर्ड जीन्स है या डिजायर्ड कैरेक्टर्स है, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जाएगा या फिर उसको प्लांट ब्रीडिंग में यूज किया जाएगा। अदर ब्रीडिंग मेथड्स क्या है? म्यूटेशन है, सिलेक्शन अमंग सोमैक्रोनल वेरिएंट्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. So other breeding methods that are used that are used are selection among somaclonal variants, selections among somaclonal variants. And next is genetic engineering. ये दो प्रोसेस में भी हम ब्रीडिंग मेथड भी कैरी आउट कर सकते हैं. So these are other two processes or methods that can be applied in plant breeding. So these are about the conventional method. Or these are few other methods also. Then another method is there, that is known as mutational breeding. Mutational breeding method, breeding by inducing mutations. To start with the mutation breeding. So breeding by induced mutation. So what do you mean by the mutation? So what is mutation? It is the process by which genetic variations are created. Mutation is the process by which genetic variations are created by changing their base sequences. Genetic जो उसका सीक्वेंस है उसको चेंज करके अगर हम न्यू कैरेक्टर्स क्रिएट कर पाएंगे या फिर न्यू जीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन. इज द प्रोसेस बाय व्हिच
It is the process by which genetic variations are created. Genetic variations are created by changing in the base sequence within genes. By changing in the base sequence in the genes. तो इसमें क्या होगा, रिजल्टिंग द न्यू क्रिएशन होगा, न्यू कैरेक्टर का क्रिएशन होगा. सो रिजल्टिंग, जस्ट राइट डाउन, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ ए न्यू कैरेक्टर, जो कि पैरेंटल टाइप में नहीं था, अभी न्यू टाइप का क्रिएट हो गया. सो रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर. और न्यू ट्रेट, न्यू कैरेक्टर और न्यू ट्रेट का भी क्रिएशन हुआ, नॉट फाउंड इन पैरेंटल टाइप. नॉट फाउंड इन द पैरेंटल टाइप. जो पैरेंटल टाइप में जो कैरेक्टर नहीं था, अभी म्यूटेशन के बाद न्यू जनरेशन में वो कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर डेवलप हुआ या क्रिएशन हुआ, दैट इज बाय म्यूटेशन. सो म्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसमें बेस सीक्वेंस, जीन के अंदर बेस सीक्वेंस म्यूटेशन के जरिए, उस प्रोसेस के जरिए बेस सीक्वेंस को चेंज किया जाता है और न्यू जेनेटिक वेरिएशंस को क्रिएट किया जाता है, न्यू जेनेटिक वेरिएशंस को क्रिएट किया जाता है. सो उसमें क्या रिजल्ट है, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स. और न्यू ट्रेट्स को क्या क्रिएट किया जाता है, जो कि ऑलरेडी नहीं था, यानी कि पेरेंट्स में नहीं था, तो वो प्रोजेनी में आ गया. कन्वेंशनल मेथड में ऑलरेडी वो कैरेक्टर होता है पेरेंट्स में, उसको सिलेक्ट करके हाइब्रिडेशन करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे. लेकिन अगर कैरेक्टर नहीं मिलेगा तो इंड्यूस म्यूटेशन किया जाएगा, म्यूटेशनल ब्रीडिंग किया जाएगा, जिसमें कि कैरेक्टर को क्रिएट किया जाएगा. तो म्यूटेशन कैसे किया जाएगा, इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन. कैसे म्यूटेशन को क्रिएट किया जाएगा, so induced mutations can be induced artificially through use of chemicals or radiations. So it is possible होता है to induce mutation. म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, म्यूटेशन इंड्यूस भी हो सकता है, अपन इंडक्शन म्यूटेशन भी क्रिएट हो सकता है. सो इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशंस आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ physical and chemical mutagens. By applying physical and chemical mutagens, the substances, physical and chemical mutagens, the substances which can induce
mutations, those are known as mutagens. So क्या क्या सब फिजिकल म्यूटेशन है और क्या क्या सब केमिकल है म्यूटेशन फिजिकल म्यूटेशन में. So mainly radiations, that is gamma radiations. The most common है. So most common is gamma radiations. So gamma radiations अप्लाई करके प्लांट में म्यूटेशन ब्रीडिंग किया जाता है. ऐसे भी बहुत सारे म्यूटेजेंस है. मेनली प्लांट में गामा रेडिएशन के थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग किया जाता है. ओके. आफ्टर दैट म्यूटेशन इंडक्शन होने के बाद ये तो पॉसिबल है कि हम म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं प्लांट. देन selecting and using the plants after mutations have been induced. उसके बाद क्या किया जाएगा? Selecting and using the plants that have the desirable character. जिस प्लांट में desirable character क्रिएट हुआ उसी को सिलेक्ट करेंगे एंड उसको यूज करेंगे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में. तो सिलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स that have desirable characters. Selecting and using the plants that have desirable characters as a source in breeding. This is called as mutation breeding. So mutation breeding is a process or procedure of plant breeding in which induced mutations are done to create desirable characters. The process is called mutation breeding. मूंग बीन में क्या होता है? रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू were induced by mutations. तो कुछ एग्जांपल समझेंगे. या कुछ अचीवमेंट्स ऑफ द म्यूटेशन ब्रीडिंग. Some of the achievements or examples of induced mutations or mutation breeding are examples of mutation breeding are examples of mutation breeding are number 1 in mung bean resistance to yellow mosaic virus. Resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew and powdery mildew.
Next is the resistant to yellow mosaic virus. Resistance to yellow mosaic virus in bhindi or okra. That is Abelmoschus esculentus. The scientific name of bhindi, Abelmoschus esculentus. So resistance to yellow mosaic virus in bhindi, that is Abelmoschus esculentus, was transferred from a wild species and resulted in a new variety of Abelmoschus esculentus called Pravani Kranti. So resistance to yellow mosaic virus in bhindi was transferred from a wild species and resulted in new variety. So ये जो वेराइटी है, ये जो भिंडी का स्पेसीज है, उसका कैरेक्टर को, जो रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टर येलो मोजाइक वायरस, वो ट्रांसफर किया गया था एक वाइल्ड प्लांट से। भिंडी का वाइल्ड प्लांट था और उसमें से एक्चुअली नया वेराइटी निकाला गया। तो ट्रांसफर्ड was transferred from a wild species. और उसका नाम क्या था? वाइल्ड स्पेसीज का नाम क्या था? Abelmoschus manicotiland. Abelmoschus manicotiland, and resulted in new variety. Of Abelmoschus esculentus. Of Abelmoschus esculentus. New variety of Abelmoschus esculentus called as Pravani Kranti. So, the resistance to yellow mosaic virus in Abelmoschus esculentus, ये जो resistance character है, this resistance character was transferred from a wild species. ठीक है? जो wild species है Abelmoschus manicotiland, उसमें ये क्रिएट किया गया और ट्रांसफर किया गया Abelmoschus esculentus में। तो एक न्यू वैरायटी बना जिसका नाम है प्रभानी क्रांति। तो हाई यील्डिंग जो मेक्सिकन व्हीट है उसको एक्सपोजर किया गया, गामा रेडिएशन में एक्सपोजर किया गया। जो हाई
The high variety